हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे ज्योमेट्री ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ। मैं हूं अजय चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वर्टिकल फोटोग्राफ्स क्या होता है पहले तो हम वो जान लें, तभी इसकी प्रॉपर्टीज पे करेंगे। अभी तक की क्लासेस में हमने एरियल फोटोग्राफी क्या होती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी। अब हम वर्टिकल फोटोग्राफ्स की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में करेंगे। तो पहले तो जान लें वर्टिकल फोटोग्राफ्स होता क्या है। यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये है ऑप्टिकल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस और एक और साथ के साथ एक और चीज इसके अंदर है, ये डॉटेड लाइन से इसको कर दें, ये प्लम्ब लाइन यानी कि ग्रेविटी लाइन भी इसको बोलते हैं। ग्रेविटी लाइन का मतलब ये है कि कैमरा इस पोजीशन पर है, ये एरोप्लेन में लगा हुआ है कैमरा, ये सारा का सारा कैमरे को अंदर का ये फिल्म सेक्शन है। जो ये वाला है ये नेगेटिव जहां चलती है, यानी कि फोटो प्लेन कहते हैं इसको। और फोटो प्लेन भी कौन सा है? नेगेटिव। पहले टाइम में जब रील वाले कैमरे होते थे तो रील के ऊपर फोटो दर्ज हुआ करती थी ना, वहीं अंकित होती थी, तो उसको फिर क्या नेगेटिव में डेवलप करते थे। नेगेटिव में क्या होते हैं उल्टे फीचर, जैसे हमारे बाल ब्लैक है तो उसमें वाइट आते थे, चेहरा वहाँ पे ब्लैक नजर आता था, तो नेगेटिव बनती थी, एक फिल्म प्लास्टिक की फिल्म के ऊपर बनती। फिर उसका एक पॉजिटिव डेवलप करते थे जो हमारी रियल फोटो जैसी होती थी। तो ये नेगेटिव प्लेन है और ये प्लेन है पॉजिटिव, और ये कैमरे के अंदर का पार्ट है, और ये फोटो ले रहा है इस ग्राउंड की, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड के ये पॉजिटिव प्लेन, ये नेगेटिव प्लेन। तो ये बीच का एक एक्सपोजर स्टेशन कहलाता है, ये वाला पॉइंट। यहीं से शटर खुलेगा, जो रेज होगी वो अंदर जाएंगी, लेंस है यहाँ पर, और लेंस से होके निकलेगा, तो उसका भी नाम है, वो अगली स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैमरा है, जो इसकी ग्रेविटी लाइन है बिल्कुल नीचे, उस ग्रेविटी लाइन को बोलते हैं प्लम्ब लाइन। अगर कैमरा यहां से छूट जाता है तो सीधा आके यहां गिरेगा, बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री के ऊपर, ये ग्रेविटी लाइन है। दूसरी बात, जो लेंस लगे हुए हैं, ये कैमरा में जो लेंस लगे हुए हैं, तो लेंस से यहां परपेंडिकुलर इस नेगेटिव प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, अगर उसी लाइन को आगे बढ़ा दें तो उसको कहते हैं कैमरा एक्सिस। तो ये कैमरा एक्सिस और ये प्लम्ब लाइन अगर दोनों एक ही लाइन पर है, बिल्कुल मैच करते हैं, एक ही लाइन पर है, तब उस फोटोग्राफ को कहेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ। परंतु इस तरह के फोटोग्राफ लेना एरोप्लेन से बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट हो ही जाएगा, वाइब्रेशन, हवा का झोंका कुछ है, उसको फ्लाइट को एकदम मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए प्लम्ब लाइन और एक्सिस लाइन में कुछ फर्क आ जाता है। अगर ये फर्क 2 से 3 डिग्री तक का है, मैक्सिमम 3 डिग्री तक का है अगर ये फर्क, तब उसको भी वर्टिकल फोटोग्राफ्स कहते हैं। हालांकि टिल्ट है उसमें थोड़ा सा, ये 3 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 डिग्री या 3 डिग्री। 3 डिग्री से अगर ज्यादा हो गया ये एंगल, तब वो टिल्टेड फोटोग्राफ हो जाएगा, यानी कि ओब्लिक फोटोग्राफ हो जाएगा। टाइप ऑफ फोटोग्राफ्स में पढ़ा था ना कि वर्टिकल फोटोग्राफ, फिर ओब्लिक, लो ओब्लिक और हाई ओब्लिक। तो वर्टिकल वही है जिसके अंदर ये एंगल 0 से 3 डिग्री तक होगा। तो कितना? 0 से 3 डिग्री तक होगा। 0 है तो बेस्ट है, नहीं तो 3 डिग्री तक भी इतना हम वर्टिकल कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं, एरियल फोटो मेड विद कैमरा एक्सिस वर्टिकल डाउनवर्ड। जो कैमरा एक्सिस है बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड होना चाहिए।
जनरली रेफर्स टू फोटोग्राफ्स विद लेस देन 2 to 3 डिग्री टिल्ट, उसमें 2 से 3 डिग्री टिल्ट से लेस होना चाहिए, तो उसको वर्टिकल फोटोग्राफ कहेंगे। या दूसरे शब्दों में कर लो, जो प्लम्ब लाइन और कैमरा एक्सिस के बीच में 3 डिग्री से ज़्यादा का टिल्ट नहीं होना चाहिए, तब उसको वर्टिकल फोटोग्राफ्स कहेंगे। अब देखते हैं पर्सपेक्टिव सेंटर और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या चीज़ होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पर्सपेक्टिव सेंटर और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और एक जो टोपोग्राफिक मानचित्र बनाने के लिए यूज़ होगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, उससे कंपैरिजन करके देखेंगे, तब पता चलेगा हमें वर्टिकल फोटोग्राफ्स और मैप एक जैसे क्यों नहीं हो सकते, दोनों में क्या फ़र्क आ जाता है। मैप एक्यूरेट होते हैं पर वर्टिकल फोटोग्राफ्स में या जिसमें खास तौर पे ग्राउंड अंडुलेटिंग है, ऊंचा नीचा है, वहां पर स्केल में फर्क आ जाता है। वो क्यों आएगा वो उसको समझते हैं हम। पर्सपेक्टिव सेंटर ये पॉइंट है जो लेंस के अंदर चारों तरफ से जो किरणें हैं या नीचे से ग्राउंड की जो किरणें यहां आके मर्ज होती है या टर्मिनेट होती है, इस पॉइंट को पर्सपेक्टिव सेंटर कहेंगे। और यहीं से कन्वर्ज होके फिर यहाँ डाइवर्ज होती हैं और इमेज प्लेन के ऊपर जाके रिकॉर्ड हो जाती है, या इमेज प्लेन, फोटो प्लेन, नेगेटिव प्लेन, यहाँ पर ये रेखाएं इधर से आई, यहाँ मर्ज हुई और वहाँ पर उसको फोकस करके वहाँ अंकित कर दिया। तो इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया पर्सपेक्टिव सेंटर। देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो सकता है अगर इस तरह से रेज को देखते हैं तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और टर्मिनेशन, या ये टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पर इधर से रेज जा रही है जाके यहाँ एक तरह से मर्ज हो रही है, खत्म हो रही है। और बंडल ऑफ पर्सपेक्टिव लाइट रेज, जो पर्सपेक्टिव लाइट रेज का बंडल है वहां जाके टर्मिनेट होता है, उस पॉइंट को जो कि लेंस के अंदर है, उस पॉइंट को पर्सपेक्टिव सेंटर कहेंगे। जो ये सारी रेज जा रही है यहाँ से, ये वाली रेज, ये सारी की सारी रेज कहलाती है पर्सपेक्टिव लाइट रेज। जो ग्राउंड से जो भी रेज आ रही है, जो कैमरे के अंदर जाएंगी, मर्ज होंगी, उन रेज को कहते हैं पर्सपेक्टिव लाइट रेज। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव सेंटर और पर्सपेक्टिव लाइट रेज का पता चला हमें। अब देखते हैं सेंट्रल प्रोजेक्शन को, क्योंकि जो भी फोटोग्राफ्स होती हैं वो इसी सेंट्रल प्रोजेक्शन को, इसी का दूसरा नाम है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, सेंट्रल प्रोजेक्शन एक ही बात है। एक सेंट्रल प्रोजेक्शन है जिसमें रेज आके एक जगह पर मर्ज होती है, पर कुछ ऐसी भी ऐसा प्रोजेक्शन हो सकता है जिसमें रेज मर्ज नहीं होती। जैसे एक ट्रायंगल लें, ट्रायंगल का अगर ये ए बी सी, इसका प्रोजेक्शन देखें तो एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी ये जा रही है, तीसरी ये जा रही है, और ये ए बी सी, इसी को ये प्रोजेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो किरणें हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये जाके मिल नहीं रही, सेंट्रल प्रोजेक्शन के नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्शन को कहते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। परंतु ये देखें, ये धरती पर एक एंगल से टकरा रही है, एक तिरछी है यहाँ पर, तो सीधी भी हो सकती है। अगर ये सीधी किरणें हैं, सीधी पैरेलल है, जो कि अर्थ के किसी पार्ट को प्रोजेक्ट कर रही है, अर्थ को कोई इमेज ले रही है, इसके आधार पर हम कोई इमेज बनाते हैं। यहाँ पर हर एक रेखा 90 डिग्री पर है, यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर है, समकोण बनाती हुई रेखाएं हैं, पैरेलल है, समकोण बनाती हुई है। और ये फीचर तब अंकित होगा जैसे यूं लगेगा इसके बिल्कुल ऊपर आकर ऊपर से देख रहे हैं इसको। फिर अगले कोई फीचर से जाएंगे कि भी उसको ऊपर से देख रहे हैं, हम 90 डिग्री ऊपर से देख रहे हैं हर एक फीचर को। तो इस फीचर को जब मैप करना होगा तो इसको भी जैसे ऊपर 90 डिग्री से उसको देख रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्शन को कहते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन।
तो ये सेंट्रल प्रोजेक्शन, वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। जो भी हमारे टॉपो मैप्स बने होते हैं वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे होते हैं और ये सेंट्रल प्रोजेक्शन से। सेंट्रल प्रोजेक्शन की एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये तो ऊपर से तिरछा देख रहे हैं। तो एक तो सीधा देखने पे अगर इसी पॉइंट को इधर से देखा जाता तो कहीं ज़्यादा एक्यूरेटली मैप हो जाता, परंतु ये इसको तिरछा देख रहे हैं। तिरछा देखने से एक तो प्रॉब्लम ये होती है, मान लो यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग है और बड़ी बिल्डिंग के सामने कोई छोटी बिल्डिंग है, तो ये बड़ी बिल्डिंग उसको ढक लेगी। एक तो फोटोग्राफ्स के अंदर ये इस तरह की दिक्कत आएगी। और ये हम ये वाला फेस देख रहे हैं इधर से, ये थोड़ा टॉप देख रहे हैं और ये वाला फेस देख रहे हैं, जबकि मैप के अंदर तो केवल ये ऊपर वाला टॉप ये अंकित होना चाहिए। तो ये फर्क आ जाता है यहाँ पर। इसको कहते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ये आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी तो बस ये बता रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं सेंट्रल प्रोजेक्शन पे बने होते हैं, जबकि मानचित्र ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे बने होते हैं। सेंट्रल प्रोजेक्शन में क्या है, ये जो रेखा है जैसे ए ओ, बी ओ, सी ओ, ये आके ओ पर मर्ज हो रही है, एक जगह सेंटर में जाके मर्ज हो रही है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है, जो कि लेंस के अंदर ये मर्ज हो रही है, तो इसको सेंट्रल प्रोजेक्शन कहेंगे। फिर से कंपैरिजन देखें, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन या उसको सेंटर प्रोजेक्शन कह लें, दूसरा प्लेनिमेट्री प्रोजेक्शन, इसको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कह लें, एक ही बात है। ये मैप बने होते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे, और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पे होते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ्स, ये इमेज इस पे होती है। क्या फर्क पड़ रहा है ये देखें, ये ए बी सी डी ई 5 पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ए बी सी डी ई। यहाँ नेगेटिव प्लेन के अंदर पर्सपेक्टिव सेंटर से क्रॉस होकर ए चला गया इधर, ए डैश, बी आ गया यहां पर, सी यहां पर, डी यहां पर, तो ई यहां पर। तो देखते हैं ए यहां पर, तो ए पोजीशन यहां थी तो वो वहां चली जाती, अपोजिट साइड पे चली जाती, बी यहां थी तो बी पे चली जाती। एक तो ये है नेगेटिव में अपोजिट है। जो इसका पॉजिटिव प्लेन होगा जो यहाँ बनेगा, यहाँ उसी सिमेट्री से बनेगी, ए बी सी डी ई, यहाँ ऐसे ही बनेगा, परंतु वहाँ पोजीशन चेंज हो जाती है। दूसरी बात क्या है, ए और बी एक ही ऊंचाई पर लोकेटेड है, तो उनके बीच की दूरी तो बराबर रहेगी, पर सी देखें नीचे है और फिर डी ऊपर है, तो सी और डी के बीच की दूरी में परिवर्तन आ जाता है, और फिर डी और ई के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है। ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की एक दिक्कत है, इसको आगे और देखेंगे। परंतु ऑर्थोगोनल में तो सीधी पैरेलल रेखा जो है 90 डिग्री पर है, यूं की यूं जो इनकी ए और बी की पोजीशन थी वो ए और बी की यहाँ रहेगी, जो बी और सी की थी एग्जैक्ट बी और सी उतनी दूरी पर वहाँ रहेंगे, स्केल के अकॉर्डिंग छोटा हो जाएगा, पर दूरी में आपस में रिलेटिव दूरी में कोई फर्क नहीं आएगा। सी और डी की दूरी यहाँ पर आ जाएगी, डी और ई की दूरी यहाँ पर वो बराबर हो जाएगी। अक्सर देखा होगा जब कैमरे से फोटो लेते हैं, क्योंकि वो सेंटर प्रोजेक्शन पे आते हैं, मान लो ग्रुप फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो जो सेंटर में हैं, जो व्यक्ति सेंटर में बैठा है उसके आसपास उनकी फोटो एकदम अच्छी आती है, उनके नए नक्श में कोई डिस्टोर्शन नहीं आता, पर जो किनारे पे होते हैं उनमें थोड़े से डिस्टोर्शन आ जाती है। वो डिस्टोर्शन इसी वजह से वो स्केल वेरी करते हैं वहाँ पे किनारे पर, सेंटर में एक्यूरेट है, परंतु मैप में हर जगह एक है, क्यों हर जगह सेंटर पे देखो, सेंटर पे जो रेखा जाती है ना वो 90 डिग्री पे पड़ती है, इसलिए सेंटर पे जो बैठा हुआ है उसकी फोटो एकदम एक्यूरेट रहेगी, वहाँ स्केल अच्छा रहेगा, ग्राउंड पे यहाँ का स्केल एकदम एक्यूरेट रहेगा। ये ऐसे 90 डिग्री वाले, यहाँ पे तो हर पॉइंट पे 90 डिग्री है। तो ये देखें, जो यहाँ पर सेंटर की खासियत थी कि यहाँ पर डिस्टोर्शन नहीं होता, वो एक तरह से सारे सेंटर ही हैं यहाँ पे, जो बीच के 90 डिग्री वाले सारे यहाँ पर है। तो इस आधार पे मैप बनाया जाता है, जहाँ पे पूरे मैप पर स्केल शुद्ध रहेगा, ट्रू रहेगा, और यहाँ पर स्केल सेंटर पोर्शन में सही रहेगा, पर जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगा स्केल में डिस्टोर्शन आ जाएगी।
तो to understand why photographic maps can't be traced directly of most of the vertical photographs, वो होते हैं कि वर्टिकल फोटोग्राफ से डायरेक्ट मैप क्यों नहीं बना सकता ट्रेस करके, अदरवाइज तो वो फोटो ली कहाँ पर रोड है, कहाँ पर नहर है, कहाँ पे बिल्ट अप एरिया है, कहाँ पर खेत है, उसको मैप बना सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और वो मैप बन जाएगा हमारा। पर ऐसा नहीं होता है, उसकी वजह यही है क्योंकि वहाँ स्केल वेरी करता है, खास तौर पे तब जब ये अंडुलेटिंग सरफेस है, ऊंचा नीचा सरफेस है। अगर फ्लैट सरफेस है फिर भी वहाँ पे स्केल में इतनी डिस्टॉर्शन नहीं आती। हालांकि इस फ्लैट में भी सेंटर में तो स्केल एकदम एक्यूरेट रहेगा, पर किनारे पे जाते थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आएगी। अगर ऐसा सरफेस है अंडुलेटिंग है तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ जाती है उसके अंदर। तो यू फर्स्ट नीड टू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड प्लेनिमिट्री। तो ये रीज़न जानने के लिए कि वो इतने एक्यूरेट क्यों नहीं होते, डायरेक्ट उनसे मैप क्यों नहीं बन सकता, इसका पहले ऑर्थोगोनल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का जो मूलभूत अंतर है वो समझ में आना जरूरी है। मूलभूत अंतर यही है, ये आके एक जगह पॉइंट पे इकट्ठी होती है और जो ये आपस की रिलेटिव दूरी है इसके अंदर परिवर्तन हो जाता है अगर ये ऊपर नीचे है, और किनारे पे जाके डिस्टॉर्शन आ जाती है। जबकि ऑर्थोगोनल में हर पॉइंट ऐसे है कि ऊपर से ही 90 डिग्री से देख रहे हैं तो उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती स्केल की। पर्सपेक्टिव और प्लेनिमेट्री को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राउंड है, ये यहाँ पर इसके ये झोपड़ी है तो इसके 90 डिग्री ये पोर्शन, ये इसके 90 डिग्री है, ये इसके 90 डिग्री, और हमें एक ये मैप बन जाता है जो कि उसके बराबर उसके स्केल से छोटा, एक निश्चित स्केल से छोटा किया हुआ मैप बन जाता है। जो इसका अरेंजमेंट है वो इसका एक मीनार है तो मीनार का यहाँ पर मिल गया, तो पूरा का पूरा ये पोर्शन को हर एक पॉइंट को 90 डिग्री पे देखते और ये एक मानचित्र बन जाता है बिल्कुल एक्यूरेट। जो रिलेशन में आपस में था वही रिलेशन यहाँ पर है, बस स्केल छोटा हो गया। एक मैप के ऊपर हम बहुत बड़े एरिया को ड्रॉ कर दिया। परंतु जब इसके फोटोग्राफ ली जाती है यहाँ से, ये कैमरे का लेंस है और यहाँ से ये पर्सपेक्टिव रेज जा रही है, सेंटर से होके ये अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो झोपड़ी यहाँ पर थी तो इसके नेगेटिव में झोपड़ी यहाँ पर आ जाएगी, मीनार यहाँ है तो अब मीनार इस तरफ आ जाएगा, और इसका पॉजिटिव प्लेन बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर हट यहाँ पे, झोपड़ी यहाँ पर, मीनार यहाँ पर है तो मीनार आ गई, इसके जैसे है। परंतु ये जो इनकी रिलेटिव पोजीशन थी, क्योंकि ऊपर जाके मर्ज हो रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन वहाँ पर चेंज हो जाती है, एग्जैक्ट वैसी नहीं रहती जैसे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में थी। तो इन पर्सपेक्टिव व्यू, इस वाले व्यू के अंदर पर्सपेक्टिव व्यू में ऑल लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द कैमरा लेंस। जो अर्थ सरफेस से सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती थी वो कैमरा लेंस के एक सेंटर पॉइंट से जाती है। जबकि प्लेनिमेट्रिक में जो नीचे है ऑर्थोगोनल में, by contrast look as though every position on the ground is being viewed from directly above the above। यहाँ पे था हर एक पोजीशन डायरेक्टली उसके ऊपर से देख रहे हैं। एक मैं किनारे से दूर की चीज देख रहा हूँ तो वहाँ डिस्टॉर्शन आएगी, एक मैं जाके ऊपर से देख रहा हूँ, वो हर एक पॉइंट को जैसे ऊपर से देख रहे हैं तो उससे क्या होगा, स्केल वेरीज हो जाता है। इस वाले में पर्सपेक्टिव में स्केल वेरीज होगा, चेंज होगा पर्सपेक्टिव व्यू में, पर ऑर्थोगोनल में उसमें कोई ऐसे चेंज नहीं आएगा। स्केल इज एवरीवेयर कंसिस्टेंट, ऑर्थोगोनल में कंसिस्टेंट स्केल है जबकि उसमें स्केल में परिवर्तन आ रहा है। जो टोपोग्राफिक मैप होते हैं वो प्लेनिमेट्री के करेक्ट होते हैं। प्लेनिमेट्री का मतलब है एक दूसरे के रिलेशन में जो उनकी ज्योमेट्री है, जो दूरियां हैं वो एकदम से करेक्ट रहते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं ऑर्थो इमेज। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में बनी ऑर्थो इमेज। जबकि वर्टिकल फोटोग्राफ्स ऐसे नहीं होते हैं, वो प्लेनिमेट्रिकली करेक्ट नहीं होते हैं, उनकी ज्योमेट्री ऐसी होती है कि उनके जो एक दूसरे के संदर्भ में दूरी आती है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। और ये खास तौर पे परिवर्तन कब जब आ जाता है, जब टेरेन अंडुलेटिंग है। अगर फ्लैट टेरेन है तब ये कम होता है परिवर्तन,
तब जब फ्लैट टेरेन से फोटोग्राफ लेंगे तो काफ़ी क्लोज हो जाता है वो मैप के, पर अंडुलेटिंग टेरेन में तो काफ़ी डिस्टोर्शन आता है। जब बिल्कुल फ्लैट सरफेस है तब फोटोग्राफ लेते हैं, 100% एक्यूरेट नहीं होता मैप जैसा, पर सेंट्रल पोर्शन में 100% एक्यूरेट होगा, पर जैसे जैसे सेंट्रल पोर्शन से दूर जाएंगे वहाँ स्केल में वहाँ पर भी वो डिस्टोर्शन आता जाएगा। तो सेंटर प्रोजेक्शन, प्लेनिमेट्रिक प्रोजेक्शन या पर्सपेक्टिव और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है और उनके क्या रिजल्ट होंगे, वही मैप और फोटोग्राफ्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो वर्टिकल फोटोग्राफ्स की ज्योमेट्री जानने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, प्लम लाइन बताई थी, ग्रेविटी लाइन, सीधा वहां से कैमरा जो पहले सीधी ग्रेविटी लाइन है उसको प्लम लाइन कहते हैं। तो प्लम लाइन क्या है? अ वर्टिकल लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ऐसी वर्टिकल लाइन जो ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरह पास थ्रू पर्सपेक्टिव सेंटर, ये बीच का पर्सपेक्टिव सेंटर है, पर्सपेक्टिव सेंटर से पास होती हुई जो ग्रेविटी की लाइन है नीचे की तरफ वो जाती हुई, और वो ग्राउंड पे एक मिलाएगा 90 डिग्री पर, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसी लाइन को बोल दिया था प्लम लाइन। जब ये प्लम लाइन धरती से टकराएगी, जिस जगह पर वो धरती को टच करती है उसको बोलते हैं ग्राउंड नादिर। ग्राउंड नादिर ये क्या होगा? द पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट इज वर्टिकल बीनीथ, जो बिल्कुल वर्टिकल बीनीथ है प्लम लाइन के, और यह पर्सपेक्टिव सेंटर ऑफ द कैमरा, जो ये कैमरे के बिल्कुल वर्टिकली, अगर कैमरा यहाँ से छूट जाए तो कहाँ गिरेगा? यहाँ पर आके गिरेगा, बिल्कुल वर्टिकली बीनीथ उसके जो पॉइंट है वो नादिर पॉइंट कहलाएगा। यानी कि प्लम लाइन ये ग्रेविटी लाइन है जो पर्सपेक्टिव सेंटर से आ रही है और अर्थ से जहाँ पर वो टच करी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जिस जगह पे अर्थ को टच कर रही है उसको ग्राउंड नादिर कहा जाएगा। जैसे एरोप्लेन, यहाँ पे कैमरा, कैमरे के बिल्कुल वर्टिकल नीचे, ये नादिर कहलाएगा। अब नादिर पॉइंट क्या है? वो था ग्राउंड नादिर। जो ये नादिर, ये था ग्राउंड नादिर, देखो, पर फोटोग्राफ में भी तो ये पॉइंट होगा ना। फोटोग्राफ में जिस जगह पे ये पॉइंट होता है उसको कहते हैं नादिर पॉइंट या फोटोग्राफिक नादिर। ग्राउंड नादिर ग्राउंड के ऊपर, फोटोग्राफ्स के ऊपर वही नादिर पॉइंट ग्राउंड, ये नादिर पॉइंट या फोटोग्राफिक नादिर कहलाएगा। The point on the photograph which correspond to the ground nadir, ground nadir का corresponding point फोटोग्राफ पर नादिर पॉइंट कहलाएगा। ग्राउंड नादिर के बाद अब देखते हैं नादिर पॉइंट। देखिए ये यहाँ पर ग्राउंड नादिर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोटोग्राफ के ऊपर जो पॉइंट होगा उसको कहेंगे नादिर पॉइंट या फोटोग्राफिक नादिर। कि जो प्लम लाइन है पर्सपेक्टिव सेंटर से प्लम लाइन जहां ग्राउंड पे हिट कर रही थी उसको तो हमने बोल दिया ग्राउंड नादिर। पर्सपेक्टिव सेंटर से जहां ये फोटोग्राफिक प्लेन के ऊपर जाके हिट करेगी, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है इसका, वो फोटोग्राफिक नादिर कहलाएगा। द पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ विच कॉरस्पॉन्ड टू द ग्राउंड नादिर, नादिर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लाइन है। द पॉइंट एट विच द वर्टिकल लाइन जिसको हमने प्लम लाइन कहा था, ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव सेंटर, ये पर्सपेक्टिव सेंटर से गुजरती हुई टू द ग्राउंड नादिर इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ, ग्राउंड नादिर से पर्सपेक्टिव सेंटर से गुजरती हुई फोटोग्राफ्स को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो नादिर पॉइंट होगा। तो नादिर पॉइंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है जब हम ज्योमेट्री ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ्स देखेंगे, और काफ़ी जो भी कैलकुलेशन है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या किसी वस्तु की किसी चीज़ की हाइट निकालनी होगी फोटोग्राफ्स के अंदर, तब बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। नादिर पॉइंट को थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए यहाँ पर एक टिल्टेड या ओब्लिक फोटोग्राफ लिया है। हालांकि ये टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ, परंतु हमने ओब्लिक यहाँ जानबूझ के लिए उसको समझने के लिए। अब देखिए जो वर्टिकल है, वर्टिकल में क्या था, ऑप्टिकल एक्सिस और नादिर जो प्लम लाइन है उनके बीच में 3 डिग्री से ज़्यादा का टिल्ट होता है। यानी कि ये अगर ऑप्टिकल एक्सिस यहाँ रहे तो नादिर पॉइंट क्या होता है, जो ग्रेविटी लाइन है जो वर्टिकल नीचे है, तो जहाँ पर वो प्लम लाइन जिस ग्राउंड पे जहाँ टच करेगा उसको तो कहेंगे ग्राउंड नादिर। ग्राउंड नादिर से पर्सपेक्टिव सेंटर से होती हुई जहाँ पर ये फोटोग्राफ्स को टच करेगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा फोटोग्राफ पे, उसको फोटोग्राफिक नादिर कहलाएंगे, नादिर पॉइंट।
यहाँ जो ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस पर्सपेक्टिव सेंटर से गुजरते हुए जहाँ पर हिट करेगा फोटोग्राफ्स को, उसको कहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट। तो दोनों में, प्रिंसिपल पॉइंट और नादिर पॉइंट में टिल्टेड जो फोटोग्राफ्स होगा उसमें कुछ डिफरेंस होगा, यही पता चल जाता है कि वो टिल्टेड है। अगर वो दोनों एक ही पॉइंट है तब ये कहेंगे कि वर्टिकल फोटोग्राफ्स है। तो प्लम लाइन और ऑप्टिकल एक्सिस में यहाँ पे फर्क है, ये देखें, प्लम लाइन और ऑप्टिकल एक्सिस में यहाँ पे फर्क है। 30 डिग्री का अगर है, इसका मतलब ये हाईली ओब्लिक फोटोग्राफ्स है। वर्टिकल के अंदर क्या होगा, दोनों ये एक ही पॉइंट पे होंगे। वर्टिकल में अगर देखें यही प्लम लाइन है और यही कैमरा एक्सिस है, जबकि टिल्टेड में दोनों में फर्क आ जाता है। देख लेते हैं फ्यूडिशियल मार्क्स और फ्यूडिशियल एक्सिस। कैमरे के चारों किनारों पर कुछ ग्रूव्स बने होते हैं, जिसकी वजह से जब फोटोग्राफ या नेगेटिव डेवलप होते हैं तो उस पर इनबिल्ट आ जाते हैं, जैसे ये। तो इनको फ्यूडिशियल मार्क्स कह देते हैं। ये 4 भी हो सकते हैं और किनारे पर भी यहाँ प्लस का साइन करके 8 भी हो सकते हैं। ये सब फ्यूडिशियल मार्क के रहेंगे। अगर इन फ्यूडिशियल मार्क को आपस में ज्वाइंट कर दें, जैसे ये कर दिया, ये कर दिया, तो उनको कह देंगे फ्यूडिशियल एक्सिस। फ्यूडिशियल एक्सिस जो एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है उसको एक्स एक्सिस, और जो वाई के कॉरस्पॉन्डिंग है उसको वाई एक्सिस। फ्यूडिशियल एक्सिस ये जरूरी होता है कि फोटोग्राफ्स के सेंटर निकालने के लिए, जहाँ पे एक दूसरे से जहाँ मिलते हैं पॉइंट को, उसको कहेंगे फोटोग्राफिक सेंटर। इसको देखते हैं आगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है फोटोग्राफ्स परपेंडिकुलर और प्रिंसिपल डिस्टेंस। ये देखें, ये ग्राउंड है जिसकी फोटोग्राफ्स ली गई यहाँ से। ये कैमरा है, ये कैमरे का ये नेगेटिव प्लेन यानी कि फोटो प्लेन, और ये है लेंस। जहां लेंस है उसको पर्सपेक्टिव सेंटर कहते हैं। ये रेज जाती हुई यहाँ सेंटर, पर्सपेक्टिव सेंटर से निकलेंगी और यहाँ पर फोकस हो जाएंगी फोटो प्लेन पे, और फोटो अंकित हो जाएगा। अब इस पोर्शन को हमने थोड़ा सा जूम कर लिया एक तरह से। अब ये देखें, जो ये लेंस है, लेंस भी मोटा लेंस हो सकता है, तो उसका जो पीछे वाला पॉइंट है सेंटर, एक फ्रंट होगा, एक ये पीछे वाला पॉइंट होगा। जो पीछे वाला पॉइंट है इसको कहते हैं रियर नोडल पॉइंट, रियर नोडल पॉइंट, और ये आ जाएगा फ्रंट नोडल पॉइंट। तो रियर नोडल पॉइंट से अगर यहाँ से लंब गिराते हैं फोटोग्राफिक प्लेन के ऊपर, ये नेगेटिव प्लेन या फोटोग्राफिक प्लेन के ऊपर यहाँ से एक लंब गिराया, 90 डिग्री का कोण खींचा, तो जो लंब गिरा है उसको कहते हैं फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर। फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर देख लेते हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द एंटीरियर पर्सपेक्टिव सेंटर। ये पर्सपेक्टिव सेंटर का जो अंदर का पार्ट है, उसको कहेंगे एंटीरियर पर्सपेक्टिव सेंटर, टू द प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ्स। ये फोटोग्राफ प्लेन है उस तक जो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया है, इस परपेंडिकुलर को कह दिया फोटोग्राफ परपेंडिकुलर, फोटोग्राफ परपेंडिकुलर, फोटो परपेंडिकुलर। और इसी डिस्टेंस को, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, इसी डिस्टेंस को कहते थे प्रिंसिपल डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ्स परपेंडिकुलर, जो फोटोग्राफ परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ, इसी को ही कह देते हैं फोकल लेंथ। यही फोकल लेंथ के बराबर है। तो फोकल लेंथ कह लो या प्रिंसिपल डिस्टेंस कह लो या लेंथ ऑफ फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर कह लो, एक ही बात है। देखते हैं प्रिंसिपल पॉइंट क्या है। प्रिंसिपल पॉइंट जहां पे ये परपेंडिकुलर टच करता है, जिस पॉइंट पे फोटोग्राफिक प्लेन को हमने परपेंडिकुलर खींचा था ना, जो परपेंडिकुलर इस फोटोग्राफ को जहां पे टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा फोटो प्लेन के ऊपर या फोटो के ऊपर, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट। द पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ लोकेटेड एट द फुट ऑफ द फोटो परपेंडिकुलर, फोटोग्राफ परपेंडिकुलर के फुट पर, यानी कि जहां उसको टच कर रहा है फोटो प्लेन को, वो ही आ जाएगा प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट की बड़ी अहमियत है। जनरली क्या होता है, जो फ्यूडिशियल मार्क्स हैं ये प्रिंसिपल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक ही पॉइंट होता है। पर
प्रैक्टिकल ये दोनों एक ही पॉइंट है, पर टेक्निकली जो डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है। अगर कैमरा वेल कैलिब्रेटेड नहीं है, कैमरे में कुछ गड़बड़ है, तब ये दोनों पॉइंट अलग हो सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं टेक्निकल रूप से दोनों अलग है, जबकि प्रैक्टिकल रूप से दोनों प्रिंसिपल पॉइंट या सेंटर ऑफ फोटोग्राफ या फिर जो फ्यूडिशियल एक्सिस को मिला के जो सेंटर पॉइंट मिलेगा वो दोनों एक ही होंगे। अब देख लेते हैं फोटोग्राफ सेंटर। फोटोग्राफ सेंटर क्या है? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो फ्यूडिशियल एक्सिस थे, ये इनको मिलाया जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं। अभी बोला था ना प्रिंसिपल पॉइंट, पर प्रिंसिपल पॉइंट टेक्निकली के क्या है? जो परपेंडिकुलर, फोटोग्राफ परपेंडिकुलर जहां पर फोटोग्राफ पे टच करेगा उसको प्रिंसिपल पॉइंट कहेंगे। पर जहां ये एक्सिस आपस में मिलेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको कहेंगे फोटोग्राफिक सेंटर। इस फोटोग्राफिक सेंटर को सेंटर ऑफ कोलिमेशन भी बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कोलिमेशन या फोटोग्राफिक सेंटर। जो परफेक्टली एडजस्टेड कैमरा होगा, वेल कैलिब्रेटेड होगा, उसके अंदर ये फोटोग्राफिक सेंटर और प्रिंसिपल पॉइंट आइडेंटिकल होंगे, एक ही पॉइंट होंगे। क्या ना, प्रैक्टिकल पर्पस से दोनों एक है, पर टेक्निकली दोनों अलग है। जहां पर परपेंडिकुलर जहां हिट कर रहा है फोटोग्राफ्स को, वो कहलाएगा प्रिंसिपल पॉइंट। अगर फ्यूडिशियल एक्सिस को मिलाने के बाद जो सेंटर का पॉइंट होगा उसको कहेंगे फोटोग्राफिक सेंटर या सेंटर ऑफ कोलिमेशन। तो ये एक ही होने चाहिए वेल कैलिब्रेटेड कैमरा में। अगर कैमरे के कैलिब्रेशन में कोई दिक्कत है, कैमरा एडजस्टेड नहीं है एकदम एक्यूरेटली, तो दोनों ये अलग हो सकते हैं। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि दोनों अलग है तो इसका मतलब कैमरे में दिक्कत है। तो इसलिए कैमरे को अच्छे से एडजस्ट कर लेना चाहिए ताकि सेम पॉइंट पे आए। जो भी प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये प्रिंसिपल पॉइंट की अहमियत है। एक और बात यहाँ बता दूं, जो बिल्कुल वर्टिकल फोटोग्राफ्स होगा उसका जो पॉइंट होता है नादिर पॉइंट, ग्राउंड नादिर और फोटोग्राफिक नादिर, जो फोटोग्राफिक नादिर होगा वो भी यही पॉइंट पे होगा, यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट और सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कोलिमेशन और नादिर पॉइंट तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे। पर अगर वर्टिकल नहीं है तो नादिर और प्रिंसिपल पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। अगर कैमरा वेल कैलिब्रेटेड नहीं है, एडजस्टेड नहीं है एक्यूरेटली, तो प्रिंसिपल पॉइंट, सेंटर ऑफ फोटोग्राफ और नादिर पॉइंट, और अगर टिल्ट भी है तो सब अलग अलग हो सकते हैं। तो ये बड़ी बारीकी समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये फिर उसमें कंफ्यूजन पैदा करेगी। भाई कभी हम इसको प्रिंसिपल पॉइंट बोल देते हैं, कभी सेंटर पॉइंट, इनका क्या मतलब है? प्रिंसिपल पॉइंट को अभी हमने डिस्कस किया कि जो रियर नोडल पॉइंट से, लेंस के नियर नोडल पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, वो परपेंडिकुलर जहां पे टच करेगा उसको प्रिंसिपल पॉइंट कहेंगे। फ्यूडिशियल मार्क, ये 4 मार्क है जो पहले आए थे, जहां पे वो एक दूसरे को टच करते हैं उसको सेंटर ऑफ फोटोग्राफ कहते हैं। वेल कैलिब्रेटेड कैमरा में दोनों एक ही पॉइंट होंगे। अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल पॉइंट से, जो ये प्रिंसिपल पॉइंट है, प्रिंसिपल पॉइंट से लेंस के सेंटर से जो ये रेखा जाती हुई ग्राउंड तक जाएगी उसको कहेंगे ऑप्टिकल एक्सिस। कहा था ना, प्लम लाइन तो ग्रेविटी लाइन होती है, और ऑप्टिकल एक्सिस क्या हो गया? प्रिंसिपल पॉइंट और लेंस के बिल्कुल सेंटर से जाने वाली जो रेखा होगी वो ऑप्टिकल एक्सिस होगी। वर्टिकल फोटोग्राफ्स के अंदर ये ऑप्टिकल एक्सिस और प्लम लाइन एक ही होते हैं, जबकि टिल्टेड में दोनों में फर्क होता है, दोनों में कोई ना कोई एंगल बन जाएगा, ये एक फर्क आएगा। तो ऑप्टिकल एक्सिस को भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। द लाइन फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, एक प्रिंसिपल पॉइंट से लाइन ले लिया थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, और जो कि सेंटर ऑफ लेंस से गुजरती है उसको कहेंगे ऑप्टिकल एक्सिस। द ऑप्टिकल एक्सिस इज वर्टिकल टू द फोकल प्लेन। ये जो फोटोग्राफिक प्लेन है उसको फोकल प्लेन भी कहेंगे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, वर्टिकल है, बिल्कुल यहाँ पर लेंस से हिट करती है इधर, तो वर्टिकल है। परपेंडिकुलर क्या था? फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर, वो भी 90 डिग्री पे था। तो प्रिंसिपल पॉइंट क्या है? जो परपेंडिकुलर यहाँ से खींचा गया था, जिस पॉइंट पे वो टच करेगी वो परपेंडिकुलर है, तो ओबीवेस है। तो ऑप्टिकल एक्सिस ये परपेंडिकुलर होगा, लेंस से यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, उसी को ऑप्टिकल एक्सिस कहेंगे। तो ऑप्टिकल एक्सिस देख लें, चाहे फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर देख लें, दोनों एक ही बात है।
और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले आया था, इस लेंथ से जो ये परपेंडिकुलर खींचा था इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको फोकल लेंथ भी बोल देते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का भी बड़ा यूज है, आगे उसको भी समझेंगे। तो जो प्रिंसिपल डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ से जो परपेंडिकुलर डाला है फोटोग्राफिक प्लेन के ऊपर, जो वो डिस्टेंस बनता है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ, फोकल लेंथ एक ही बात है, उसके बराबर ही होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने के बाद अब देखते हैं कि स्केल एरियल फोटोग्राफ्स के ऊपर या वर्टिकल फोटोग्राफ्स पे किस तरह से रहेगा। मैप के ऊपर स्केल सारे जगह पे शुद्ध रहता है, एक जैसा रहता है, पर वर्टिकल फोटोग्राफ्स के ऊपर वो चेंज हो जाता है। और यही तो उसकी ज्योमेट्री है कि वो हर जगह चेंज कर रहा है स्केल को। वो क्या कॉन्सेप्ट है, उससे पहले समझते हैं स्केल क्या होता है। स्केल हमने पहले भी ज्योग्राफी की क्लासेस में अब तक पढ़ते आए हैं कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को स्केल कहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें फोटोग्राफ्स के ऊपर, फोटोग्राफ के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लो ये फोटोग्राफ है और ये धरातल है, दो कोई बिंदु है फोटोग्राफ है उनके बीच की दूरी, और वो सेम दो बिंदु धरातल पर है, उनके बीच की दूरी के अनुपात को स्केल कह देंगे। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द फोटोग्राफ और मैप, या तो फोटोग्राफ से या मैप के ऊपर कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस हम फोटोग्राफ पे लेते हैं वही डिस्टेंस जो ग्राउंड पर है, और उनका रेशियो निकालें, उनको आपस में डिवाइड कर लें तो वो स्केल आ जाएगा फोटोग्राफ्स का। स्केल ये वेरीज करता है, अब क्योंकि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पे था ना फोटोग्राफ, स्केल बना होता है, मैप बना होता है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे, मैप है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पे या सेंटर प्रोजेक्शन पे। तो सेंटर प्रोजेक्शन होने की वजह से स्केल में परिवर्तन आता है हर पॉइंट पे, शुद्ध रहते। मान लो ये फोटोग्राफ्स है, सेंटर पॉइंट पे तो शुद्ध रहेगा, प्रोवाइडेड कंडीशन है कि ये फ्लैट प्लेन होना चाहिए, ये फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया पर सेंटर पॉइंट में स्केल शुद्ध रहेगा, पर जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे स्केल में परिवर्तन आता है। दूसरा, अगर अंडुलेटिंग है, इस तरह का अगर टोपोग्राफी है तो हर पॉइंट पे स्केल वेरी करेगा। तो फिर भी अगर एवरेज स्केल हम फोटोग्राफ्स का निकालें तो उसके लिए एक फॉर्मूला है फोकल लेंथ, अभी हमने डिस्कस किया था। फोकल लेंथ क्या था, ये लेंस और ये परपेंडिकुलर था उसके बीच की दूरी, ये फोकल लेंथ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोकल लेंथ एक ही बात है। जैसे यहां दे रखिए 153 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कैमरा अबव द मीन ग्राउंड एलिवेशन, यानी कि एलिवेशन ग्राउंड ये है ना, ग्राउंड से ऊपर कितना ऊपर कैमरा है, यानी कि एरोप्लेन की फ्लाइंग हाइट क्या है, फ्लाइंग हाइट अबव टेरेन, इस चीज का ध्यान रखना है। जनरली हाइट हम कहां से लेते हैं, मीन सी लेवल से। अगर मीन सी लेवल की हाइट दे रखी है तो क्या करेंगे, मीन सी लेवल, ये है मीन सी लेवल यहाँ पर, अगर ये हाइट मीन सी लेवल से ले तो मीन सी लेवल और ये वाली जो ग्राउंड की हाइट है उसमें से घटाना पड़ेगा, तभी ये ग्राउंड के ऊपर की हाइट आएगी। जब ग्राउंड से ऊपर कितना एरोप्लेन उड़ रहा है वो हाइट हमें पता चल जाए तो फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फ्लाइंग हाइट एल्टीट्यूड, उससे डिवाइड कर दिया तो उससे जो भी रेशो आएगा वो स्केल कहलाएगा। स्केल को एक रेशो में भी कर सकते हैं, चाहे 1:24,000, या फ्रैक्शन में कर सकते हैं 1/24,000, या फिर जो स्टेटमेंट स्केल है कथनात्मक मापक होता है, जिस तरह से हम कहें 1 इंच बराबर है 2000 फीट, या 1 इंच बराबर है 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इस तरह से भी स्केल को डिनोट किया जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज में जब प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर ये कैलकुलेट करना आएगा, फोकल लेंथ गिवन होगी, ग्राउंड हाइट दी हुई होगी, हाइट अबव द मीन सी लेवल दे रखी होगी, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ज्योमेट्री का है वो है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझने की कोशिश करें। ये एक एरिया है, मान लो ये 9 मीनारे हैं, यहाँ पर 3, 3, 6 और 3, 9 मीनारे हैं।
जो सेंटर में है वो तो बिल्कुल ऊपर से, क्योंकि वर्टिकली ले रहे हैं, मीनार है, तो बिल्कुल इस तरह से राउंड से दिखाई दे जाएगी सेंटर में, एक्यूरेट, जहाँ पर उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल एक्यूरेट होगी, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। परंतु किनारे पर है, दूर है सेंटर से, नादिर पॉइंट से अगर जैसे दूर जाए, सेंटर पॉइंट या नादिर पॉइंट से जैसे दूर जाते हैं, तो देखते हैं जो ऊंची बिल्डिंग है बाहर की तरफ को रेडियली, सेंटर से बाहर की तरफ, रेडियस के साथ सेंटर से बाहर की तरफ अलाइन होगी, कि यूं लग रही है कि बाहर की तरफ गई हुई है ये इसी तरह के बाहर की तरफ को निकल जाना, यही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। एक्यूरेट क्या, अगर सेम चीज को अगर हम मैप के ऊपर दर्शाते तो क्या कैसे होता है सेम चीज मैप से, इस तरह से, परंतु फोटोग्राफ है क्योंकि सेंटर प्रोजेक्शन पे है, तो ये वाली क्या होगी, ये इस तरह से, ये तिरछी होगी, ये होगी, तो इसी को ही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इफ द ग्राउंड इज बिलो और अबव द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड, जैसे अगर ग्राउंड कोई ऊंचा है कोई नीचा है, तो मीन जो है पॉइंट, डेटम क्या है, ये लाइन है एक एवरेज, तो एवरेज से अगर कोई नीचे पॉइंट है या एवरेज से कोई ऊपर पॉइंट है, तो जब उसकी फोटो लेते हैं, इमेज विल बी डिस्प्लेस्ड रेडियली, इमेज रेडियली यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू नादिर पॉइंट, नादिर पॉइंट के संदर्भ में। ये सेंटर का पॉइंट मान लो नादिर पॉइंट है, या तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, जो ऊंचे पोर्शन है वो बाहर की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएंगी, और जो नीचे पोर्शन है वो सेंटर की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, टूवर्ड सेंटर। तो इसको कहते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। और इसको अगर मेजर करना है तो तब एक वर्टिकल फोटोग्राफ से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि इतना डिस्प्लेस हुआ है ये, तो वो क्या, पर उसके लिए दो कंडीशन है। एक तो फोटोग्राफ ट्रूली वर्टिकल होना चाहिए। ट्रूली वर्टिकल का मतलब है जो नादिर पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट सेम होने चाहिए। नादिर पॉइंट वापस याद करो, जो प्लम लाइन थी, ग्रेविटी लाइन थी, जहाँ पर वो टच करता है ग्राउंड को, वो पॉइंट फोटोग्राफ्स के ऊपर नादिर पॉइंट कहलाता है। प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, जो फिड्यूशियल एक्सिस के या फोटोग्राफ परपेंडिकुलर जहाँ फोटो प्लेन को टच करता है, वो वाला पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट है। दोनों में अगर फर्क है तो बहुत मुश्किल होगा उसको कैलकुलेट करना, निकालना। दोनों सेम पॉइंट है तब हम उसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट और फोटोग्राफिक सेंटर दोनों एक ही होने चाहिए। ये तब भी बताया था कि फोटोग्राफिक सेंटर क्या है, जो फ्यूडिशियल एक्सिस है उनको मिलाने से जो पॉइंट मिल गया उसको फोटोग्राफिक सेंटर कहते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट था जो परपेंडिकुलर यहाँ टच करता है फोटोग्राफ्स को, उसको प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल पॉइंट और फोटोग्राफिक सेंटर एक ही होने चाहिए, क्योंकि हमें ये फिड्यूशियल पॉइंट दे रखे हैं, उनको मार करके हम एक पॉइंट बीच का सेंटर निकाल सकते हैं, वो फोटोग्राफिक सेंटर। पर वो प्रिंसिपल पॉइंट होना चाहिए, वो तभी होगा जब वेल कैलिब्रेटेड कैमरा होगा। तो ये दो नॉर्मल कंडीशन है, जब ये फुलफिल होती है तो हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर इसका मैप लें, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पर है मैप, किस पर, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में 90 डिग्री पे, ये इसको हम 90 डिग्री पे देख रहे हैं तो एक पेड़ यहाँ पर आ गया, इसको ऊपर से 90 डिग्री पे देख रहे हैं, एक पेड़ यहाँ आ गया, कोई रिलीफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मैप एक्यूरेट है। परंतु सेम एरिया को जब हम कैमरे से देख रहे हैं, सेंटर प्रोजेक्शन या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से देख रहे हैं, ये देखें, जब ये देख रहे हैं इसका जो फोटोग्राफिक प्लेन बनेगा, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट से हम ले रहे हैं तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ इंक्लाइंड होगा। जब इस पॉइंट को लेंगे तो ये बाहर की तरफ को दिखाई देगा। ये देखो, ये फोटोग्राफ्स है, इस फोटोग्राफ्स को यहाँ पर अंकित किया हुआ है, ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड, ये पॉइंट है सेंटर, नादिर पॉइंट, ये नादिर पॉइंट की तरफ है और ये नादिर पॉइंट से परे बाहर की तरफ को अलाइंड है, तो इसी को रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। होना ये एक पॉइंट चाहिए था, पर ये एक पॉइंट की जगह पूरा इतना बाहर की तरफ को डिस्प्लेस्ड हो गया है, तो इसकी कुछ लेंथ होगी, कितनी लेंथ है उसी को रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है।
इससे पूरे फोटोग्राफ्स की ज्योमेट्री बदल जाती है, उसमें चेंज आ जाता है। अब एक फोटोग्राफ देख लो, फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये एक फोटोग्राफ है, यहाँ पर है प्रिंसिपल पॉइंट, ये प्रिंसिपल पॉइंट है, ये एक बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग क्या है, यहाँ से लेके इतना, ये तिरछी लग रही है बाहर की तरफ को, ये बिल्डिंग जैसे बाहर की तरफ को पड़ रही है, सीधी ना खड़ी होकर बाहर की तरफ की हो रही है, जो ये बाहर की तरफ जा रही है, झुकी हुई लग रही है, इसी को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, ये क्यों होता है, क्या फॉर्मूला है इसका, तो उसको कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। फिर देखेंगे इसका यूज क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, रेडियस के। रेडियस है ये नादिर पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है जो डिस्प्लेस्ड हुई है, तो इससे कितना डिफरेंस है, इसको कहते हैं रेडियस आर। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। तभी तो कहा वर्टिकल फोटोग्राफ्स एक्यूरेट होता है सेंटर पॉइंट पर, प्रिंसिपल पॉइंट पर प्रिंसिपल पॉइंट से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उसमें डिस्टोर्शन आ जाती है। तो एक डिस्टोर्शन क्या होगी, है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं उस डिस्टोर्शन को। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है, जितना ज़्यादा दूर होगी सेंटर पॉइंट से उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा हाइट से, इसकी हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, जितनी इसकी हाइट होगी उतना ज़्यादा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा। जो छोटी चीज़ है उसका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तभी कहा था जो फ्लैट एरिया है वो तकरीबन मैप जैसा ही होता है, पर जो अंडुलेटिंग है ऊपर नीचा, तो उसके अंदर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। जो जितना ऊंचा पोर्शन होगा उतनी ज़्यादा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगी। फिर है हाइट, फ्लाइंग हाइट अबव ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है उसके ऊपर करते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब ज़्यादा ऊंचाई होगी तो कम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा, कम ऊंचाई होगी तो ज़्यादा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा। जब ये फैक्टर आ गए तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन जाता है, D = RH अपॉन कैपिटल H। तो यहाँ पर D का मतलब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, आर का मतलब रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट से कितनी दूरी पर है, एच का मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग या जो भी एक जिसकी भी इमेज ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। कैपिटल एच का मतलब फ्लाइंग अबव टेरेन, ध्यान रखना फ्लाइंग अबव सी लेवल नहीं, फ्लाइंग अबव टेरेन, फ्लाइंग हाइट अबव टेरेन, इसका ध्यान रखें। अब इस फॉर्मूले से समझने की कोशिश करें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। ये देखें, ये लेंस है, पर्सपेक्टिव सेंटर, या लेंस, लेंस से एक रे जा रही है इसके बिल्डिंग के पैरों से, बिल्डिंग के जो फुट से जो ये रे गई, ये यहाँ हिट हुई, और एक टॉप से ये रे गई लेंस से निकल के ये यहाँ हिट हुई। तो आना तो एक पॉइंट चाहिए था ना फोटोग्राफ का, एक बिल्डिंग पर, ये ऐसे पड़ी हुई नजर आएगी। तो इतना डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस हो गया, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो एक पॉइंट होना चाहिए था इतने लंबे ये, तो जो इसके पीछे के जो चीजें थी यहाँ पर थी उन सबको हाइड कर दिया, यानी कि जो यहाँ चीजें थी उन सबको इसने हाइड कर दिया, इसके नीचे होगी। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अब आर डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से, जो ये टॉप से पॉइंट था और ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस है, ये आर कहलाएगा। यानी कि यहाँ देखें, ये गया पॉइंट यहाँ पर और ये सेंटर पॉइंट है, प्रिंसिपल पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस आ गया ये कहलाएगा आर, यहाँ पर ये आर हो गया। तो ये आर हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, और ये हाइट अबाउट टेरेन, ये हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या हाइट अबाउट सी लेवल दे रखे हैं, ये सी लेवल से ऊंचाई है। अगर हाइट अबाउट सी लेवल दे रखी है तो, और हमें ये वाली हाइट मैप से कहीं से भी पता चल जाती है कि सी लेवल से कोई भी टेरेन है कितना ऊपर है, तो इस हाइट में से ये वाली हाइट निकाल देंगे तो हाइट अबव ग्राउंड टेरेन आ जाएगी, तो ये वाली हाइट आ जाएगी। तो ग्राउंड से ऊपर कितना एरोप्लेन उड़ रहा है, ये आ गई एच। तो ये फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर दें। आर हमें पता ही है, कोई भी बिल्डिंग की हाइट हम पता ही होगी, और एच यहाँ पे कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट आ गई।
या फिर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम इसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, बिल्डिंग की हाइट। यही एक बहुत बड़ा फायदा हो गया रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से। एक नुकसान था, सारी ज्योमेट्री उसने गड़बड़ कर दी, उसके पीछे के फीचर हाइड कर दिए, अलाइनमेंट गड़बड़ कर दी, पर उसका एक बहुत बड़ा फायदा हो गया रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम फोटोग्राफ्स पर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला बात एक ही है, ये यहाँ पे नीचे पॉजिटिव प्लेन पे शो किया हुआ है, ये हमने नेगेटिव प्लेन पे शो किया हुआ है, सेम चीज़ हमने पॉजिटिव प्लेन पे की हुई है। जैसे फुट से ये जा रही है लेंस में ये, और एक टॉप से जा रही है ये, और इस तरफ ये नेगेटिव प्लेन है, ये लेंस, ये यहाँ नेगेटिव प्लेन होता है, ये पॉजिटिव प्लेन। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको ये डी कह दिए, और ये वाला आर हो गया। सेम चीज है, बस ये प्लेन का फर्क है, पॉजिटिव प्लेन और नेगेटिव प्लेन। उसी को थोड़ा सा और डिटेल से दिखाया है। ये देखें, ये पॉजिटिव प्लेन पे कैलकुलेशन दिखा रखी है, पैर से जा रहा है, ये सेंटर में ये लेंस है यहाँ पर एक्सपोजर स्टेशन, और ये बिल्डिंग के टॉप से एक रे जा रही है ये, और रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव प्लेन पे, ये वाली बिल्डिंग ऐसे लेटी हुई नजर आई, इसको कहते हैं डी डिस्प्लेसमेंट, यही कहलाएगा। और इस पॉइंट से लेकर जो सेंटर पॉइंट है, ये सारा वो है ना प्लम्ब लाइन, तो जो सेंटर ये जो बीच का डिफरेंस है, कि ये वाला डिस्टेंस का जो है, ये फोटोग्राफ्स के ऊपर जो है उसको कह दिया आर। तो ये डिस्टेंस आर, और फॉर्मूला में इनकी वैल्यू पुट करें, आ जाए। सेम चीज नेगेटिव प्लेन पे दिखाई हुई है, क्योंकि इसके अपोजिट होता है पॉजिटिव से, ये जाएंगे इधर, ये इधर लाइन गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट, और ये दूरी आ गई आर। तो चाहे पॉजिटिव प्लेन पे कैलकुलेशन कर ले, चाहे नेगेटिव प्लेन पे, चाहे दोनों प्लेन पे दिखा दें। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पे, ये डायग्राम बनाना है, उसके पहले एक्सप्लेन करना है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते किसे हैं, फिर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फिर उसका फॉर्मूला, और ये डायग्राम की मदद से समझा देना है। अब फिर उसका यूज़ क्या होगा, पहले तो नुकसान क्या है, वो ज्योमेट्री बिगड़ जाती है उससे फोटोग्राफ्स की, क्योंकि जो मैप की जो ज्योमेट्री होगी और जो फोटोग्राफ्स की उसमें चेंज आ जाएगा। क्योंकि मैप पे अगर ये पॉइंट होता तो ये ऐसे नहीं होता कि इतने, ये एक पॉइंट से बस इतने से दिखा देते, एक पॉइंट से बिल्डिंग आ जाती है, या टॉप आ जाता है बिल्डिंग का ये, पर ये इतने लेंथ आ गई बिल्डिंग की, तो इसने ज्योमेट्री बिगाड़ दी। तो फोटोग्राफ्स की ज्योमेट्री अलग होती है मैप की ज्योमेट्री से। और इसका यूज क्या हो गया, हाइट निकालने में, कोई भी फीचर्स है ग्राउंड पे उनकी हाइट निकालने पे, जैसे बिल्डिंग है, कोई मीनार है, उसकी हाइट निकालनी है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। अब वो कैसे करते हैं देख लेते हैं। सेम फोटोग्राफ्स है जो पहले दिखाया था, ये एक बिल्डिंग है। अगर देखो मैप के ऊपर होता है तो ये बिल्डिंग कैसे नजर आती, जैसे ये यहाँ पे कम है डिस्प्लेसमेंट, है ना, मैप के ऊपर ऐसे आती है, या सेंटर पॉइंट से, प्रिंसिपल पॉइंट से अगर नीचे की कोई मीनारे ही देखें, कोई बिल्डिंग है, ये बिल्कुल इस तरह से ये बिल्डिंग है, उसकी अलाइनमेंट या रोड है, तो ये टॉप का पोर्शन दिख रहा है, पर यहाँ पे क्या टॉप तो दिख ही रहा है ये पोर्शन, और ये साइड भी दिख रही है। ये साइड कितनी है, वही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया यहाँ पे आर, और ये वाला डिस्टेंस हो गया डी। तो हम डी स्केल से मेजर कर सकते हैं, ये वाली दूरी हम कर सकते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर वाला किनारा और बिल्डिंग का बेस, उसको स्केल से मेजर कर सकते हैं। जब ये मेजर हो गया तो ऊपर वाला जो पॉइंट है बिल्डिंग का, उसको प्रिंसिपल पॉइंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिड्यूशियल एक्सिस को मिला के, वो प्रिंसिपल पॉइंट आ गया। तो प्रिंसिपल पॉइंट और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग की लाइन, ये भी हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, उसको कह दिया आर। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था H इज इक्वल टू डी इंटू एच अपॉन आर। एक बार यहाँ देख लेते हैं, तभी थोड़ा सा आसानी से आ जाएगा समझ में। ये देखें, ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये थी। तो अगर हमें डी हम कैलकुलेट कर लें, मेजर कर लें, एच गिवन है, आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोटोग्राफ से, तो क्या स्मॉल एच नहीं निकाल सकते, तो क्या हो गया स्मॉल एच, तो ये डी कैपिटल एच इधर चला गया डिवाइडेड बाय आर, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर
ये कैपिटल H यानी कि फ्लाइंग हाइट अबव टेरेन, D डिस्प्लेसमेंट यानी कि पैर ये फुट और टॉप से का डिफरेंस, और R टॉप से सेंटर का डिस्टेंस, ये उनकी वैल्यू पुट कर दो और इस तरह से कोई न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो वो भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे, फोटोग्राफ्स दे देंगे, उसका निकालो, हाइट निकालें, तो हाइट इसी पर्पज से यूं निकाली जा सकती है। तो ये डिफरेंस सारा का सारा क्यों आया रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का? क्योंकि जो मैप है उसमें ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है, सीधे सीधे आते हैं, जबकि जो मैप है वो प्लेनिमेट्री ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पे आती है, वहाँ एक पॉइंट पे मर्ज होते हैं, इसी की वजह से सारा ये डिफरेंस आ गया। जैसे मान लो कोई फोटोग्राफ्स लिया है, ग्रुप फोटोग्राफ्स लेते हैं बच्चे का आपस में, जो सेंटर में होते हैं उनके नए नक्श बिल्कुल सही आएंगे, जो किनारे पे खड़े होंगे उनके चेहरे पे नए नक्श में डिस्टोर्शन आ जाती है। वो यही मतलब है, वो क्यों आती है? उनके रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ पर डिस्टोर्शन आ गई किनारे पर। सेंटर पॉइंट पे जहाँ 90 डिग्री पर हिट करता है वहाँ पर कोई डिस्टोर्शन नहीं है। ऑर्थोगोनल पे हर पॉइंट 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, हम हर पॉइंट को ऊपर से देख रहे हैं, परंतु ये फोटोग्राफ्स के अंदर केवल सेंटर पोर्शन हम ऊपर से देख रहे हैं 90 डिग्री से, बाकी एक तिरछी उसे देख रहे हैं एंगल पर, जिसकी वजह से किनारे पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब इफेक्ट क्या हुआ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का? इसको फोटोग्राफ को देखो, ये पाइपलाइन बिछाई है और ये पाइपलाइन का पूरा ये दिखाया, ये जा रही है पाइपलाइन है तो लगभग सीधी, पर मैप पे देखो हर जगह टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग बनी हुई है मैप के ऊपर, ये फोटोग्राफ्स के ऊपर। यहाँ पर प्रिंसिपल पॉइंट इस तरफ है, प्रिंसिपल पॉइंट मान लो ये इस तरफ को है, यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट। ये देखे कंटूर मैप दिखा रखा है, ये गोल गोल, ये क्या है? ये कोई हिल है, एक हिल यहाँ दिखा रखी है, ये यानी कि ऊंची जगह है। जहाँ ऊंची जगह है वहाँ प्रिंसिपल पॉइंट से दूर बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो गई, ये पॉइंट और ये पॉइंट बाहर की तरफ आ गया ये। और जो ये वैली है यहाँ पर, ये लो पॉइंट है, ये दिखा रखे हैं, कंटूर्स दिखा रखे हैं, ये कोई नदी भी बहती जा रही है, यानी कि नीचा एरिया है। जहाँ पे नीचा एरिया है, देखो रिवर जा रही है, वहाँ पे नीचे एरिया, ये सेंटर पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट की तरफ रेडिएट हो रही है, ये इससे दूर जा रही है और ये इसके नज़दीक, ये इससे दूर हो रही है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है, और यहाँ पे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वैली है, ये रिवर जा रही है, वहाँ इसकी तरफ हो रही है। तो रिजल्ट क्या हो गया? ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से सारी की सारी ज्योमेट्री बिगड़ गई। वहाँ की एक सीधी पाइपलाइन थी, वो जिगजैग नजर आएगी, तो ये तो फिर गलत हो गया ना, मैप जैसा तो नहीं हुआ, मैप पे तो ऐसा आना चाहिए। तो कोई भी गलत फहमी कर सकता है भाई ये इस तरफ है, जिगजैग है, जबकि है वो सीधी। तो इसको ये इफेक्ट है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का, ये बैड इफेक्ट है। सही इफेक्ट क्या था? उसका फायदा हमने क्या उठाया? हाइट मेजर करने में, पर ये ज्योमेट्री बिगाड़ देती है, मैप जैसा नहीं लगता वर्टिकल फोटोग्राफ। तो क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? इसको कोई ऐसा तरीका है? नहीं, देखो ये यहाँ पर एंगल पर है सारे के सारे पर्सपेक्टिव के अंदर, और ऑर्थोगोनल में मैप पे ये 90 डिग्री पर है। तो क्या अब इसको 90 डिग्री पे हम चेंज कर सकते हैं? कुछ ऐसा तरीका निकाला तो बिल्कुल उसको कर सकते हैं 90 डिग्री पर। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्थो रेक्टिफिकेशन। ऑर्थो रेक्टिफिकेशन क्या है? ऑर्थो रेक्टिफिकेशन ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, इसको हमने चेंज कर दिया ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में। यहाँ जहाँ एक पॉइंट पे मिल रहे थे, यहाँ 90 डिग्री पे हर पॉइंट पे, ये कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को ऑर्थो रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ऑर्थो रेक्टिफिकेशन, और जो ये ऑर्थो रेक्टिफाइड फोटोज होंगी इनको ऑर्थो फोटोज कहते हैं। इसको GIS रिमोट सेंसिंग में बहुत आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैप जैसे ही हो जाएंगी फिर अगर ये कर दिया। इसके लिए क्या है? डिजिटल एलिवेशन मॉडल एक्यूरेट होना चाहिए। डिजिटल एलिवेशन का मतलब जो 3D मॉडल है वो एक्यूरेट है, तो हम उसको कंप्यूटर की मदद से उसका प्रोजेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में चेंज कर सकते हैं और उसको मैप जैसा बना सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्थो रेक्टिफिकेशन। अब ये देखो, ये एक वही पाइपलाइन है, ये यहाँ पर डिस्प्लेस हो रही है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ अंदर की तरफ, यानी कि ये वैली है तो ये इधर डिस्प्लेस हो रही है। इसका मतलब प्रिंसिपल पॉइंट कहीं यहाँ पर है।
ये ऊंचे पॉइंट है जो बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ये नीचे पॉइंट है जो अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ है। तो ये जिगजैग बन गई। तो अब इसको ऑर्थो रेक्टिफाइड कर दिया, रेक्टिफिकेशन कर दी। रेक्टिफिकेशन के बाद अब ये बिल्कुल सीधी आ गई, यानी कि अब ये मैप जैसे बन गए ये फोटोग्राफ्स। तो ऑर्थो फोटोग्राफ्स कहेंगे ऐसे को जो रेक्टिफाइड होके आएंगे, और ये मैप के ऊपर जब अलाइन करेंगे तो बिल्कुल यूं का यूं मैच हो जाएगा, यानी कि अब वहाँ पर कोई रिलीफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी और स्केल वगैरह वहाँ पे शुद्ध हो जाएंगे इस प्रोसेस से। तो ये था ज्योमेट्री ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ्स। इसको एक दो बार देखो, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझो, जो भी यहाँ पे टेक्निकल टर्म है उनको अच्छे से समझें, और उम्मीद है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जल्दी इसके कुछ मैं क्वेश्चन आंसर लेके आता हूँ, तो वो भी उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।